नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाजा प्लान की कि क्या सेटलमेंट होने वाली है हमास और इजराइल के बीच। अच्छा, ये मैं कह क्यों रहा हूं, खबर क्या है, पहले ये सुनिए। ट्रंप ने कहा है कि 30 दिन में हमास अपने हथियार छोड़ना शुरू कर सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हमास अपने हथियार छोड़ना शुरू कर देगा? परत दर परत हर चीज पर हम लोग जाएंगे, टाइमलाइन से बात करेंगे एक एक चीज क्या हुई जिससे कि हमास अपने हथियार छोड़ने को तैयार हो गया है। गाजा प्लान की हम बात करें तो बहुत पुरानी इसकी कहानी है, कभी इस पर आज तक सहमति नहीं बन पाई। कभी ये 20 पॉइंट का प्लान बना, कभी ये 15 पॉइंट का प्लान बना, पर आखिरकार हमें अब नजर आ रहा है कि गाजा पट्टी में शांति बहाल हो सकती है। और करवा कौन रहा है ये भी जान लीजिए। जेरेड कुशनर इसमें मीडिएटर बने हैं, मध्यस्थ बने हैं। अच्छा, जेरेड कुशनर को पहले जान लेते हैं, ये व्यक्ति है कौन। ये ट्रंप के दामाद हैं, इनकी शादी इवांका ट्रंप से 2009 में हुई थी। उसके बाद अगर थोड़ी इनकी मैं ब्रीफ हिस्ट्री की बात करूं तो ये इन्होंने एज अ सीनियर एडवाइजर का रोल अदा किया था, सीनियर एडवाइजर टू प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 2017 से लेकर 2021 तक। अच्छा, इसके बाद आता हूं तो 2020 के जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे जिसमें एक मध्यस्थता बनी इजराइल, बहरीन, यूएई और मोरक्को के बीच, उसमें एक इनका बड़ा योगदान है। तो ये मध्यस्थता पहले भी कराते रहे हैं, इसलिए इनको चुना गया। क्यों चुना गया? इनको चुना गया हमास और इजराइल की मध्यस्थता कराने के लिए, ताकि गाजा पट्टी पर शांति बहाल हो सके साहब। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। होता क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए कि बोर्ड ऑफ पीस क्या है। बोर्ड ऑफ पीस और जेरेड कुशनर से मिलकर ये चीज करवाने की पहल की है। तो हुआ क्या साहब, पहले एक पीस फ्रेमवर्क बनाया गया। तारीख सुन लीजिए, तारीख थी अक्टूबर 10, 2025 की। अच्छा जी, इसके बाद इनका मेन यही था कि दुनिया में शांति बहाल हो, खासकर गाजा पट्टी पे शांति बहाल हो। तो उसके बाद ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की बोर्ड ऑफ पीस की इसी साल जनवरी 2026 में। इसके कुछ मेंबर्स के मैं आपको नाम बताता हूँ। ट्रम्प जो है इसके चेयरमैन मान लीजिए आप। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इसमें है, और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, यानी केवल अमेरिका के मेंबर सदस्य नहीं हैं, और भी देशों के सदस्य हैं। स्टीव विटकॉफ हैं, और एक इंडियन मेंबर भी, एक इंडियन ओरिजिन के मेंबर भी हैं इसमें। वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है अजय बांगा, वो भी इसमें शामिल है। अजय बांगा के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो बांगा का जन्म पूना में हुआ था। ये लगभग 2007 से यूएस सिटीजन है, और 2023 से ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। तो ये हो गया बोर्ड ऑफ पीस। एक तरफ है बोर्ड ऑफ पीस, एक तरफ है जेरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं। इन दोनों ने मिलकर ये गाजा पीस प्लान आगे बढ़ाने की पहल की है। इस बोर्ड में लगभग 40 देशों से सदस्य आते हैं। इसमें इजराइल के सदस्य भी हैं, कुछ अरब स्टेट के सदस्य भी हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि जिन दो देशों के बीच फिलहाल ये मध्यस्थता करा रहा है, उसमें से एक देश यानी फिलिस्तीन का कोई भी सदस्य नहीं है। फिलिस्तीन की यहां पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमास को एक टेरर आउटफिट की तरह देखा जाता है। भले ही हमास ने वहां चुनाव जीते, उनकी मिनिस्ट्री बनी, पर अभी भी उनको टेरर आउटफिट की तरह ही देखा जाता है। इस वजह से उनका कोई मेंबर नहीं है यहाँ पे, और ट्रंप ने अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए इसका चेयरमैन बनाया हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, जुलाई 30 को ये कहानी पिछले महीने शुरू होती है, जुलाई 30 से। जुलाई 30 को बोर्ड ऑफ पीस ने एक 15 पॉइंट का रोड मैप प्रपोज किया, वही गाजा पीस प्लान, 15 पॉइंट पीस प्लान करके। तो इसमें था कि डिकंस्ट्रक्शन होगा, माफ कीजिए, रिकंस्ट्रक्शन होगा, डिसआर्ममेंट होगी, यानी हथियार छोड़े जाएंगे और इजराइल भी अपनी सेनाएं वापस लेगा। तो कहानी चलती रही, लगा कि हो जाएगा इस पर सेटलमेंट। पर सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें परेशानी क्या आई कि अगस्त 9 को ही नेतन्याहू ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक समय पर नेतन्याहू और ट्रंप बहुत अच्छे एलाई थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी उनके रिश्ते कैसे हैं इस पर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके मित्र देश ने ही जो है एक पीस प्लान दिया और आपने वो ही रिजेक्ट कर दिया विदिन 9 डेज ओनली। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परेशानी क्या थी, रिजेक्ट बार बार क्यों हो रहा था? ऐसा कहा जा रहा था कि ये चीजें पैरेलल होनी चाहिए, यानी एक साथ होनी चाहिए। मतलब हमास भी हथियार एक साथ छोड़े और जो इजराइल है वो भी अपनी फोर्सेस एक साथ वापस ले। कोई पहले ये काम करने को तैयार नहीं था। मतलब दोनों साइड समस्या, अगर हमास की तरफ से ये समस्या थी कि इजराइल जब अपनी फोर्सेस वापस ले जाएगा तो हम हथियार छोड़ देंगे, और इजराइल की तरफ समस्या ये थी कि हमास पहले अपने हथियार छोड़े, फिर हम अपनी फोर्सेस को वहां से गाजा से वापस लेकर आएंगे। तो ये दो यहीं पर पेच फंसा हुआ था, यहीं पे चाबी फंसी हुई थी। तो अब ये सुलझती हुई हम लोगों को नजर आ रही है। अच्छा, ट्रंप ने तो जो पीस प्लान 30 तारीख को दिया,
उसको बताया हिस्टोरिक एंड मॉन्यूमेंटल। साहब ये उसने जो है नाम दिया इस प्लान को। हर चीज को बड़ा कर दिखाने की ट्रम्प की आदत पुरानी है, कोई नहीं है। फिलहाल आगे बात करता हूं। तो इजराइल की ये हार्ड लाइन आई क्योंकि हम लोग अपने फोर्सेस को वापस नहीं, जब 9 तारीख को रिजेक्ट किया नेतन्याहू ने ये प्लान, तो ये कहा कि हम अपने फोर्सेस को वापस नहीं लेंगे। अक्टूबर में चुनाव है इजराइल में, और हो सकता है इसीलिए वो ये हार्ड लाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुशनर की अब मैं ट्रिप की बात करता हूं, जिन्होंने मध्यस्थता करवा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इजिप्ट की यात्रा की। इजिप्ट में ये मिले हमास से। अच्छा जी, हमास से मिलने के बाद 15-16 तारीख की यात्रा बताई जा रही है। उसके बाद 17 तारीख को ये जाते हैं इजराइल और 4 घंटे की मीटिंग करते हैं नेतन्याहू के साथ। मतलब पहले इजिप्ट में हमास से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद अगले ही दिन नेतन्याहू से मुलाकात होती है। बेसिकली उन्होंने कहा कि ऑल द राइट थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब कि सारी सही चीजें हो रही हैं। और एक्चुअली उनकी स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने ये कहा कि वी कुड बी सीइंग प्रोग्रेस इज एज लिटिल एज 30 days ऑन स्टार्टिंग टू टेक सम ऑफ द वेपन्स आउट एंड होपफुली फिलिंग इन सम ऑफ द टनल्स एज वेल इन द नेक्स्ट 60 to 90 days। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 दिन में ही पूरा हथियार छोड़ने का कार्यक्रम हो जाएगा। 30 दिन में चीजें शुरू हो सकती हैं, धीमे धीमे एक चीज की पहल हो सकती है। और एक लगभग कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने के भीतर पूरी तरीके से इलाके में शांति बहाल हो सकती है। हमास अपने हथियार छोड़ सकता है और उसके बाद इजराइल जो है धीमे धीमे अपने सैनिक वहां से वापस ले लेगा। इसमें एक बड़ी बात यह कही गई है कि हमास जो है हथियार छोड़ेगा, वो किसकी मौजूदगी में छोड़ेगा? वो एक अमेरिकी जनरल की मौजूदगी में छोड़ेगा। किस जनरल की मौजूदगी में छोड़ेगा इसका नाम अभी साफ नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेजर जनरल जेफर्स की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हो सकता है। इनकी मौजूदगी में क्यों? क्योंकि ये हेड करते हैं इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को, तो ये कार्यक्रम इनकी मौजूदगी में हो सकता है। तो हथियार छोड़ने की बात तो है ही, पर इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती। इस प्लान में ये भी इंक्लूडेड है कि अगर हथियार छोड़ने के बाद भी हमास कुछ करता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो हथियार छोड़े जाएंगे उन्हें डिकमीशन कर दिया जाएगा और उन्हें कभी वापस यूज नहीं किया जा सकता। पर अगर फिर भी हमास ने कोई हिमाकत की, कुछ हिंसा की उस एरिया में, तो इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है और इजराइल फिर से वही कर सकता है गाजा पट्टी के अंदर कत्लेआम जो वो करता आ रहा है इतने समय से। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। और मैंने बात की टोनी ब्लेयर भी इस समय मौजूद थे मीटिंग के अंदर, वो भी थे। अच्छा, तो इसी मीटिंग के ऊपर एक हमास का ऑफिशियल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि जिन उनके लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर खलील अल हया, वो कमिटेड है इस पीस प्लान के लिए और ये लोग बस ये चाहते हैं कि नेतन्याहू पर किसी भी प्रकार से प्रेशर डाला जाए, चाहे ये मदरसा अमेरिका कराए चाहे कोई और देश। हमास का फिलहाल टारगेट यही है कि नेतन्याहू को प्रेशराइज किया जाए। क्यों प्रेशराइज किया जाए? एक साइड से हमास से प्रेशराइज किया जाएगा, दूसरी साइड से इलेक्शन भी आ रहे हैं, 27 अक्टूबर को चुनाव है इजराइल में, तो एक इस तरह की सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। 27 अक्टूबर का जो चुनाव मैं बता रहा हूं आपको, उसमें नेतन्याहू का थोड़ा खतरे में माने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये ट्रंप को साथ में ला रहे थे अपने कैंपेन में और उनकी जब यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुआ तो दोनों ने मिलकर ही स्टार्ट कर दिया था। फिर यूएस ने बोला इजराइल साहब साइड में रहिए, हम ही ये कर रहे हैं। तो कुछ रिश्तों में खटास और इस तरह की खबरें आ रही हैं बाहर। अच्छा जी, इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, खासतौर जैसे भारत के प्रेसिडेंट का रोल होता है वैसे उनका रोल है, सेरेमोनियली होता है ज़्यादातर। इनका नाम है इसाक हर्जोग। इन्होंने प्रेस किया बोर्ड ऑफ पीस के एफर्ट्स को एंड उनका कहना है कि एक ब्राइटर फ्यूचर हो इजराइल का भी और गाजा में पीस आए, ये इनका कहना है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 1265 मौतें हुई हैं पैलेस्टीनियंस की अक्टूबर 10 के सीज फायर से लेकर अभी तक। आंकड़े मैं नहीं बता रहा हूं, आंकड़े दिए थे हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री ने। हेल्थ मिनिस्ट्री हमास में चल कैसे रही है, हमास में इलेक्शन हुए, उन्हीं आतंकवादियों ने इलेक्शन लड़े और फिर वो मिनिस्ट्री बन गए। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो यूएन ने एक्सेप्ट किए हुए हैं और इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि यूएन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस आंकड़े को एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके बाद इजरायली आर्मी की डेथ्स की बात करूँ तो नंबर 5 है। कुल मिला के इनोसेंट लाइव्स गाजा के अंदर जा रही हैं, इस बात में हकीकत है। पर कारण क्या है? हमास और जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बीच की जंग हो रही है और जंग होती है तो कुछ मासूम जानें जाती हैं, वो बहुत दुखद है पर ऐसा होता है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि शांति बहाल हो इस एरिया के अंदर। अच्छा, तो पहले की जो चीज़ें आई हैं, पहले वॉर बड़ा वायलेंट रहा है, गाजा पीस प्लान जो है बार बार रिजेक्ट किया गया, कभी इधर से कभी उधर से। आखिर में आकर इस पर कुछ मंजूरी बनी है
दोनों पक्षों से बात की गई है और जो जैरेड कुश्नर का रिकॉर्ड है, पहले भी अब्राहम अकॉर्ड्स में वो मध्यस्थता कराते रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि इस बार हमास भी पीछे हमास जो हथियार छोड़ेगी और इजराइल की डिफेंस फोर्सेज भी पीछे हटेंगी, तो गाजा में शांति होगी। अगर इसमें कुछ अपडेट आती है तो हम आपके साथ फिर से हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।